मैं हूं मीतराज और आप सबका स्वागत है हमारे इस शो व्यू फाइंडर में। तो व्यू फाइंडर में आज हम क्या बात करने वाले हैं, हमारे मेन टॉपिक्स जो रहेंगे वो टॉपिक्स नहीं, आई वुड से टॉपिक रहेगा चाइना और अमेरिका के बीच में जो अभी कोल्ड वॉर था और अब जो वॉर की सिचुएशन में आ रहा है, जिसकी शुरुआत टेरिफ वॉर से हो रही है और फिर बात युद्ध तक जा रही है। तो उस सारे सिनारियो के बारे में बात करेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और क्या शी जिनपिंग ने कहा। जी तो आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना ने अमेरिका को जवाब दे दिया है कि हम किसी भी युद्ध से और या फिर किसी भी टेरिफ वॉर से डरते नहीं है। तो आपका क्या राय है उस पर? अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जब से आए हैं तब से उन्होंने बाकी के सारे देशों को इस तरह से ट्रीट किया है कि अब मैं आ गया हूं, मैं तुम सबको एक एक थप्पड़ मारूंगा और उसके जवाब में तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका सीधा सा मतलब यह है कि वो किसी पे भी जो पेशेंस का मतलब इम्तिहान लेना कहते हैं जिसको, कि आप हमारे बर्दाश्त की इम्तिहान ले लीजिए कि मैं आप पे कुछ भी करूं, आप उस पे रिटेलिएट नहीं कर सकते, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिका को एक बहुत अच्छा जवाब दिया है कि उनके जो टैरिफ्स हैं उनसे ना डर के, उनके सामने न झुक के इंडिया ने सबसे पहला मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद बारी आई चाइना की। तो अमेरिका को लगा कि अगर हम इंडिया को सप्रेस नहीं कर सकते तो हम चाइना को सप्रेस करने की ट्राई करेंगे। तो फिर जब चाइना को सप्रेस किया गया है तो चाइना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसका जो रिजल्ट आया वो ये था कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया, वो यही चाहता था कि जितने भी अमेरिका के अभी एलाइज हैं वो उससे दूर हो जाए और उनकी मतलब उनके जो एक ग्रुप होता है वो एक फॉर्म हो जाए अमेरिका के खिलाफ। जबकि ये जो ग्रुप है वो अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये है डोनाल्ड ट्रंप की लालची और छोटे बच्चे जैसी जिद्दी नीतियों के अगेंस्ट में। क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन सरकार थी तो वहां पे कभी ऐसे इशू दिखे नहीं थे। हाँ, पर लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जो करियर है उसमें पहले टर्म में भी उन्होंने यही किया था, इंडिया को सप्रेस करने की ट्राई करी थी। उन्होंने कहा था कि आपको ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद करना पड़ेगा। तो ये एक पूरी जो भूमिका मैंने अभी आपसे कही उसका चरितार्थ ये था कि अमेरिका ने आते ही, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी पे बैठते ही एक ट्रंप का खेल शुरू कर दिया, मतलब टैरिफ का खेल शुरू कर दिया कि मैं आप पे कुछ भी करूं आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने जवाब दिया तो मैं ज्यादा अतिक्रमण करूंगा आपके ऊपर, मतलब ज्यादा आप पे जुल्म करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ कोशिश बन के ही रह गई है। चाइना ने इसका एक और जवाब दिया है कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम आपसे सुलह की बातचीत करने की एक या ज्यादा से ज्यादा दो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम सुलह की ट्राई नहीं करेंगे, हम आपको इनविटेशन देंगे कि अगर आप हमारे साथ लड़ना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आपको नहीं लगता है कि चाइना पर जो टेरिफ लगाया है अमेरिका ने, कहीं ना कहीं वो अपने खुद की अस्तित्व को बचाने के लिए लगा रहा है? चाइना पे जो टैरिफ लगा है वो अस्तित्व को बचाने के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिछले जो उनके गुनाह है, जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, उनको ढकने के लिए है। क्योंकि अमेरिका की एक ही नीति रही है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की एक ही नीति रही है, हम डोनाल्ड ट्रंप को अलग से एड्रेस नहीं करेंगे, हम उन्हें अमेरिका ही कहेंगे। बट दैट डजंट मीन कि ये जो पहले की सरकारें थी उनको भी मैं पूरी तरह इंक्लूड कर रहा हूं। उनका भी कुछ कुछ दोष है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो आज तक आप जितना भी देख रहे हो कि अमेरिका शो ऑफ कर रहा होता है कि वो एक विश्व गुरु है, वो एक महासत्ता है, तो वो आज के दिन वो बबल जो है वो टूट चुका है। लोग जानते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह की महासत्ता बनने के लायक नहीं है, क्योंकि जितना डेब्ट, मतलब कि जितना कर्जा दूसरी सरकारों पे है उससे कहीं ज्यादा कर्जा जो है वो अमेरिका की सरकार पे है। तो इसको ढकने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरह से एक ही नीति अपनाई। उन्होंने सीधे सब पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और इसके हिंट्स उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भी दे दिए थे। फिर भी हमारे यहाँ कुछ लोग वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। इससे पहले हाउडी ट्रंप, मतलब केमछो ट्रंप हो चुका था। और इंडिया फ्रेंड मिस्टर Mr. Donald Trump.
वो भी हो चुका था। तो इन सारी घटनाओं के बाद जब अमेरिका ने मतलब टैरिफ लगाना शुरू किया, तो ये लोगों को समझ में आ चुका था कि अमेरिका के पास अब पैसे नहीं है। पैसे इस चीज के ही नहीं कि वो अपनी सरकार या अपना देश चला सके, बल्कि जो उन्होंने कर्जा पहले लिया है उसको चुकाना तो ठीक, लेकिन उसका जो ब्याज है वो भी देने के लायक अब अमेरिका नहीं बचा। अमेरिका की ट्रेजरी खत्म हो चुकी है, मतलब उतनी ज्यादा रिच नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी एक महासत्ता को होना चाहिए, उतना ज्यादा रिच अब नहीं हो रहा अमेरिका। तो अब वो क्या करेगा, अब वो दूसरे ऐसे देशों को ओप्रेस करने की ट्राई करेगा जो कि अभी फल फूल रहे हैं। इससे होगा ये कि दूसरे देश अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है, जिसपे वो खड़े होना चाहते हैं, जिसपे वो आगे जाके अमेरिका के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, वो पूरी स्ट्रेंथ वो खो देंगे। और होगा ये कि वो वापस से 10 साल पीछे चले जाएंगे, जब उनकी इकोनॉमी इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी जबकि आज है जितनी आज है। तो और वो सारा पैसा चूस के अमेरिका खुद क्या करेगा, खुद की इकोनॉमी वापस से खड़ी करने की ट्राई करेगा। तो ये होगा कि जितना कर्जा उन्होंने लिया वो खुद से चुका नहीं सकते वो लोग, तो दूसरे को लूट के वो कर्जा चुकाने की ट्राई ट्रंप ने करी है, लेकिन वो उसमें बहुत गंदी तरह से फेल हुए हैं। That's what I say. तो अब इस सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है कि दुनिया में नई सुपर पावर या फिर नया कोई महासत्ता आने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अब अमेरिका का जो नकाब है वो हट गया है, तो लोगों को पता है कि हम में सारे ही नंगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी खराब कंडीशन है, वही उतनी ही खराब कंडीशन अमेरिका भी की भी है। तो अब ना ही उससे इतना ज्यादा डरने का कोई मतलब है, ना ही उसको महासत्ता मान के या फिर उसको मापदंड रख के उसके सामने दूसरे किसी देश को तोलने का कोई अब जुगाड़ बचता है, वो भी नहीं बचता। तो अब क्या है कि सारे ही बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ना ही ये बोल सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, इंडिया विश्व गुरु बनेगा, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश है, जैसे कि हम टेक्सटाइल में बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ भी टेक्सटाइल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो टेक्सटाइल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। जबकि वो अच्छे मटेरियल का होता है, वो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अमेरिका और यूरोप को और चाइना को या फिर दूसरे बहुत से देशों को। लेकिन जो चीप मटेरियल जो हम रोजाना पहनते हैं वो ज्यादातर बन के आता है बांग्लादेश से। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे हम डिपेंडेंट है किसी भी छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े देश के ऊपर। तो अभी हमारा तो इतना चांस नहीं बनता। और रशिया जो है वो अभी युद्ध की सिचुएशन में है 3 साल से, तो उसका भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो अमेरिका है जो चाइना की हम बात करें, चाइना अभी खुद एक क्राइसिस में फंसते फंसते बचा है, जो कि वहां का रियल एस्टेट क्राइसिस था, जैसा कि हमने देखा था लेमन ब्रदर्स जो अमेरिका में 2008 में हुआ था। वैसा ही कुछ क्राइसिस चाइना में आने वाला है, मतलब आने वाला था। अब वो थोड़े दिन के लिए होल्ड पे गया है या फिर वापस से ब्रेकआउट मारेगा या फिर पूरी तरह से बैठ चुका है, हमें नहीं पता। तो चाइना का भी हम इतना नहीं बोल सकते। अब रही बात अमेरिका की कि वो अपनी गद्दी महासत्ता के तौर पर संभाल पाएगा या नहीं, तो जब तक कि ट्रंप है हमें नहीं लगता। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई महासत्ता हो ही ना, कोई भी कंट्रोल में देश हो ही ना, सब अपनी अपनी तरह से गुरु हैं, सब अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। तो कुछ टाइम ऐसा भी आ सकता है, मतलब 10 साल 5 साल ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई भी महासत्ता है ही नहीं। और ऐसा कोई टैग नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल टैग नहीं है कि महासत्ता है, लेकिन महासत्ता उसे बोला जाता है कि जिसको सारी दुनिया मानती है, जो कि सारी दुनिया को कंट्रोल करके बैठता है। अगर उसके हाथ में असली का वीटो पावर होता है किसी भी चीज को करने का। अगर अमेरिका ने बोला हाँ तो हाँ, अमेरिका ने बोला ना तो ना। तो इस तरह से महासत्ता को डिफाइन किया जाता है, ये ऑफिशियल नहीं होता। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मेरे नजर में। चिराग। इस सारे आपके जवाब के अनुसार हमको ऐसा भी लगता है कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स अपना डोमिनेंस
दिखा सकता है देखिए पूरी दुनिया में। देखिए ब्रिक्स जो है वो एक पूरी तरह से अभी मेच्योर नहीं हुआ। रीजन ये है कि ब्रिक्स में आंतरिक इशू बहुत ज्यादा है। ब्रिक्स में इंडिया और चाइना है, कभी कभी ब्रिक्स में पाकिस्तान भी एंटर करता है, ठीक है। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना चाहता है। तो ये जो और आप सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में, तीनों के बीच में जो अभी सिचुएशन है कि तीनों जानते हैं कि एक दूसरे का दुश्मन है हम तीनों, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और शांति की जब बातें होती है तो वो उस मंच पर साथ बैठ के नहीं हो सकती जिस टाइम पे एक देश दूसरे देश पे कंटिन्यूअसली टेररिस्ट अटैक कर रहा है, मतलब जैसे कि पाकिस्तान हम पे कर रहा है। तो ये सारी चर्चाएं जो है, मेच्योर चर्चा है, वो तभी हो सकती है जब दोनों तरफ से ये मेक श्योर किया जाए कि ना ही चाइना हम पे हमारी जमीन पे कब्जा करने की ट्राई करेगा, ना ही पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, और ना ही हम किसी भी पार्टी के लिए नुकसानकारक होंगे। तो जब तक ये सुलह नहीं होती, ब्रिक्स ताकतवर नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी देश परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता? मैं यही बोल रहा हूँ चिराग कि हमें इस इशू को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ब्रिक्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे कि ब्रिक्स को आगे लाके उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सके कि जिससे हम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी चिराग। फिर आए हमारे हमारे ऐसे ही शानदार वीडियो को देख के हमें प्रोत्साहित कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।